आपके अपने चैनल एक्वेरियन में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स और हमें जो बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ना है वो आपके सामने है। बायोमॉलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर है जिसमें लोगों को अक्सर कठिनाई सुनने को मिलती है, लेकिन है वो बहुत ही इजी चैप्टर। आप हमारे साथ पढ़िए और फिर कहिएगा। एनसीईआरटी कहती है कि कभी आपने क्या सोचा है कि पृथ्वी पर जितने नॉन लिविंग्स हों और लिविंग्स हों, क्या दोनों के कंपैरिजन में क्या दोनों में वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं या कहीं अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसी का एनालिसिस करने के बाद ये टेबल आपको मिला है ऑब्जर्वेशन में। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ये भी सवाल उठता है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वैसे ही पाए जाते हैं। तो इसके लिए आइए हम करते हैं एक प्रैक्टिकल, जिसको एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। इसमें पहला स्टेप कुछ ऐसा होगा कि हमें जिस भी टिश्यू में एक्सपेरिमेंट करना है या जानना है कि आखिर उसमें क्या है, उसको एक मोर्टार में लेके पेस्टल के जरिए ग्राइंड कर देना होगा। उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड भी मिलाना होगा, जिससे वह एक थिक स्लरी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो हमने थिक स्लरी तैयार की है उसको चीज क्लॉथ या कॉटन के जरिए हम उसे दो फ्रैक्शन में बांटेंगे। जैसे ही हम उसको छानेंगे, एक निकलेगा फिल्ट्रेट, एक निकलेगा रिटेंटेट। फिल्ट्रेट वो पार्ट होगा जो चीज क्लॉथ से छन जाएगा और एसिड सोल्यूबल पूल में आ जाएगा। रिटेंटेट वो पार्ट होगा जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होगा और चीज क्लॉथ के ऊपर ही रिटेन रह जाएगा। इसमें साइंटिस्ट लोग को एसिड सोल्यूबल पूल में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होता है एक दूसरे से एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट करने के लिए, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलते हैं इन्हें ही हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात थी, लेकिन इनके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो टिश्यू में हो सकते हैं। लेकिन इन टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ढूंढने के भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं। आइए एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक लिविंग टिश्यू ले लीजिए और उसे सुखा दीजिए जैसे आप सुखाना चाहें। जैसे ही वो टिश्यू सूख जाएगा, उसके सारे पानी इवेपोरेट हो जाएंगे और जो बचेगा वो उस मटेरियल का ड्राई वेट होगा। अब इस टिश्यू को पूरा जला दीजिए। जैसे ही आप इस टिश्यू को जलाएंगे, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड CO2 में चेंज होके इवेपोरेट हो जाएंगे, उसको एस्केप कर जाएंगे। इसके बाद जो भी दिख रहा है हमको, उसको हम ऐश बोलते हैं, जिसको हम राख भी कहते हैं। अब इस ऐश में बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें पहले भी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिल चुके हैं, जैसे सल्फेट और फॉस्फेट कंपाउंड्स, और बहुत सारी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ये जो कंपाउंड्स हमको मिले हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में, जो हम पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल में। अब आज हम बात करेंगे कि ये जो कंपाउंड्स मिले हैं इनको किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाए। ये अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये फैटी एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन सब चीज़ों में क्लासिफाई। अब बात करते हैं मेटाबोलाइट्स की। हमने अभी तक जितने भी कंपाउंड्स आइसोलेट किए और उनको सिंथेसाइज करने की कोशिश की, उनमें से बहुत सारे कंपाउंड्स जैसे एमिनो एसिड, शुगर्स, ये सारे कंपाउंड्स जो हमको मिलते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बायोमॉलिक्यूल्स बोलते थे। और यही बायोमॉलिक्यूल्स जब से बॉडी में मिलते हैं इन्हें ही मेटाबोलाइट्स नाम दिया जाता है। मेटाबोलाइट्स के क्लासिफिकेशन में मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं इनके फंक्शन तो हमको पता होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनके फंक्शन आज तक अननोन हैं। किन्हीं प्लांट्स या फंगल या माइक्रोबियल सेल्स में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनके बारे में हम
ज़्यादा नहीं जानते हैं, जैसे अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर। इसमें हमको ये पता ही नहीं होता है कि ये आखिर प्लांट सेल में इनका फंक्शन क्या है, लेकिन फिर भी ये ह्यूमन वेलफेयर में यूज में होते हैं। इसका टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है।